नमस्कार, जीएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक हेडलाइंस पर। सीएसआईआर की बैठक में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा, कहा सदी की सबसे बड़ी चुनौती का भारत ने किया सामना, वैज्ञानिकों ने दिखाया रास्ता। समंदर में दिखेगा मेड इन इंडिया कदम, 6 सबमरीन के लिए 50,000 करोड़ के डिफेंस प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को निर्देश, कोविड में के अभी ढिलाई बिल्कुल न करें, अधिकारियों को दिया निर्देश। कानपुर में हिस्ट्री शीटर मामले में मनोज सिंह समेत 4 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, बीजेपी नेता नारायण भदौरिया को भी किया गया गिरफ्तार। तीसरी लहर को लेकर एकजुट हुए बुद्धिजीवी, कहा सरकार नहीं मान रही सलाह, तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार पर दबाव डाले विपक्ष। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर कोरोना संक्रमण के चलते मृत हुए शिक्षकों के सम्मान में बीएसए कार्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया। इस दौरान पौधों को शिक्षकों के नाम भी दिए गए। आपको बता दें कि कानपुर शहर में पंचायत चुनाव के ड्यूटी के दौरान शिक्षकों की मृत्यु हुई थी। इसको देखते हुए गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बीएसए पवन तिवारी के साथ मिलकर 3 पौधे रोपित किए, जिनका नाम मृतक शिक्षकों के नाम से दिया गया। इस दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि मृतक शिक्षकों के परिवारों को अनुग्रह राशि, फंड, पेंशन आदि भुगतान जल्दी सरकार करने की योजना बना रही है। साथ ही मृतक आश्रितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय संयुक्त महामंत्री शैलेंद्र द्विवेदी ने मांग की कि मृतक शिक्षक को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही कोरोना संक्रमण में ड्यूटी के दौरान मृतक शिक्षकों को भी चिन्हित कर उन्हें भी राहत राशि प्रदान की है। लोगों के बीच में इस सारे संकट काल में निकल करके आया कि बहुत सारे शिक्षक हमारे परिवार में नहीं रहे, शिक्षक और शिक्षिका बहनें। और जैसे ही ये देखा इस प्रकार के संकट काल में, तो तुरंत मन में आया कि कैसे हम, शिक्षक आया और चला गया, सेवाओं से नौकरी की खत्म हो गया। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है पूरे विश्व में, जिसको देने वाला व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमें लगा कि हम सभी शिक्षक हैं और समाज को भी इस ओर हमें लेकर के चलना है कि जो शिक्षक जिसने तमाम सारे बच्चों को बना दिया और आज के दिन में किसी सरकारी काम की वजह से वो नहीं रहा हम लोगों के बीच में, तो हम उसे कैसे जानेंगे। देखिए, कोरोना के इस भीषण कालखंड में जहां संसाधन चुनौती बने, वहां पर हमारे शिक्षक गणों ने, गुरुजनों ने अपने प्राणों के भी आहुति की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया और अपने जान को जो वो जोखिम में डाल करके, और किसी कारण से आज इस कोरोना के संकट में हम सब लोगों के बीच में नहीं है, उनकी याद में आज शैक्षिक महासंघ ने, शैलेंद्र जी, कटियार जी और हमारे राहुल जी और शैक्षिक संघ ने, सभी शिक्षकों ने मिलकर के यहाँ पर एक बीएसए के कार्यालय में 3 पेड़ प्रतीकात्मक लगाए हैं, जिसमें पाकड़, पीपल और नीम है। और इसके अलावा 27 अन्य शिक्षक जिनकी सूची बन गई है, जो हमारे बीच में नहीं है, उनके नामों से बाकी इस पेड़ को और लगाने का काम उनके विद्यालयों में, उनके निवास के आसपास जहाँ से संबंधित वो उसकी पालन पोषण कर सके, उनके नाम से इन पेड़ों को लगाने का काम विश्व पर्यावरण दिवस के इस पूर्व संध्या पर आज इस बीएसए कार्यालय में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश और कानपुर प्रेस क्लब के प्रयासों के बाद कोरोना वॉरियर्स पत्रकारों का टीकाकरण कानपुर प्रेस क्लब में किया गया। संरक्षक सरस वाजपेयी ने बताया कि आज के क्रम में पत्रकार और उनके परिजनों को भी टीकाकरण किया जा रहा है। लगभग 180 पंजीकरण हो चुके हैं। पत्रकार हित में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहर के तमाम पत्रकार कोरोना से युद्ध लड़ते रहे और फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन अभी तक पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन नहीं लग पा रही थी।
एक कैंप महामंत्री तुषार पांडे ने बात करके लगवाया था, लेकिन उसमें उतनी संख्या में लोग पहुंच नहीं पाए। तो आज कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित जी, महामंत्री तुषार पांडे, ये लोग कमिश्नर राजशेखर जी से मिले थे। उनके निर्देश पे आज स्वास्थ्य विभाग CMO ने कानपुर प्रेस क्लब में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है, जिसमें अब तक 176 लोगों का पंजीकरण हो चुका है। अन्य की चल रही है कि अब ये आगे और कैसे बढ़े, क्योंकि शायद आज 100 आई हैं, तो आगे और ये अगली तारीख मिलेगी, ताकि सभी पत्रकार भाई जो फील्ड पे रहकर फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम करते हैं, वो कोरोना से पूरी तरह अपने को सुरक्षित कर सकें। यूपी के कानपुर देहात में अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन कैंप लगवा रहे हैं और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। दरअसल कोरोना के खिलाफ जारी PM मोदी और CM योगी की जंग और भारत से कोरोना को भगाने के लिए मंसूबों को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन कैंप लगवाए गए। साथ ही लोगों को वैक्सीन की उपयोगिता के विषय में जागरूक भी किया गया। इसी के चलते अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल्य गांव 12 में वैक्सीनेशन का मेगा कैंप आयोजन करवाया गया। विधायिका प्रतिभा शुक्ला ने पति अनिल शुक्ला वारसी और शहर काजी मौलाना सत्तार के साथ मिलकर ग्रामीणों से बात की और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। गांव की गलियों में घूमकर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही इस मेगा कैंप में कृषि, समाज कल्याण विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण भी कराया। देखिए, हमारे विधानसभा का अकबरपुर रनिया कानपुर देहात का 12 जो गांव है, ये मुस्लिम बाहुल गांव है। तो अभी तक ये भ्रांतियां थी लोगों में कि मुस्लिम समाज शायद ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है, लेकिन आज सारी भ्रांतियां टूट गईं। बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से निकले। हम लोगों ने उनसे अपील किया कि ये जो है वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, कोरोना से यही बचाव कर सकती है, क्योंकि तीसरी लहर आना बिल्कुल तय है जैसा वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं। तो आप लोग वैक्सीन लगा करके सुरक्षित हो जाइए। ये हमारी विधानसभा अकबरपुर रनिया में ये 12 गांव हैं, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है और दलित समाज के लोग ज़्यादा हैं। मोदी जी ये के लिए सभी लोग बराबर हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इन लोगों को प्रोत्साहित किया कि आपका स्वास्थ्य ही हमारी खुशी है। तो इसलिए सारे लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए कि आप भी वैक्सीन लगवाएं और स्वस्थ रहें। क्योंकि तो यहाँ पे पहले बहुत अफवाह थी कि ये जो टीका लगेगा तो इसमें जो है आदमी को नुकसान हो जाएगा, किसी को बीमारी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। तो आज हमारे जो है वो विधायिका जी प्रतिभा शुक्ला जी और माननीय अनिल शुक्ला जी जो है वो पूर्व सांसद आए और मुस्लिम समाज के खास तौर पे लोगों को, मौलानाओं को, उनको अच्छे ढंग से समझाया और काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पांस मिला। मुस्लिम समाज ने जो है खुल के जो है टीकाकरण कर। अच्छा लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं है ये, और सभी को लगवाना चाहिए ज़्यादातर। और ये जो मोदी जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सबको वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं घर घर जाके। क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों से, आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों तो हम ये कहेंगे भाई लोग चल के लगवाओ, अच्छा लग रहा है, सभी से कहेंगे लगवाओ। कांग्रेस पार्टी की ओर से अब वैक्सीन में तेजी की मांग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तेजी से वैक्सीन लगवाने की मांग की गई है। कानपुर प्रभारी मनोज तिवारी ने ज्ञापन देने के दौरान बताया कि जिस तरह से 18 से कम युवाओं को वैक्सीन लग रही है, ऐसे में सालों तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर आज हम कांग्रेस जन पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर वैक्सीन की जो है किल्लत को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। वर्तमान समय में प्रतिदिन की लागत के हिसाब से 16 लाख केवल जो है वैक्सीनें लग रही हैं, बल्कि 31 दिसंबर तक जो इन्होंने 31 सितंबर तक वैक्सीनें 18 वर्ष की आयु तक लगाने के जो वादा किया है, उस हिसाब से अगर 1 करोड़ की जो है वैक्सीनें प्रतिदिन के हिसाब से लगेंगी तब पूरा हो पाएगा। जिस धीमी गति से वैक्सीनें लग रही हैं,
ऐसे ऐसे तो 4 साल तक लग जाएगा कि वैक्सीन नहीं लग पाएंगे। तो फिर खिंचवा लेंगे। झांसी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन सुनिश्चित करने, भारत के हर नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन दिलाने के लिए महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है। मोदी सरकार की वैक्सीन की रणनीति भारी भूलों की ये खतरनाक कॉकटेल है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि भाजपा सरकार ने वैक्सीनेशन की योजना बनाने का अपना कर्तव्य ही भुला दिया। भाजपा सरकार निंदनीय रूप से वैक्सीन की खरीद से बेखबर रही। केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक डिजिटल डिवाइड पैदा किया, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई। केंद्र सरकार ने विभिन्न कीमतों के स्लैब बनाने में जानबूझकर मिली भगत की, यानी एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग की। हमसे देखिए, जैसे कि हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि हम लोगों की मांग है कि इस देश के एक एक भारतीयों को फ्री वैक्सीनेट किया जाए। ये हम मांग इसलिए रख रहे हैं कि हमारी मांग हर तरीके से जेन्युइन है। अभी हाल ही में इन्होंने अपने 60 वर्ष को सेलिब्रेट किया। तीसरे दिन 7वें घंटे में आपने पीएमओ छोड़ दिया, हर 11वें दिन आप विदेश गए और 7,658 करोड़ रुपए इनके प्रचार में खर्च हुआ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप अपने ऊपर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, विदेश घूमने में खर्च कर सकते हैं, तो इस हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं कर सकते? पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना महामारी मोदी सरकार की लापरवाही से बुरी तरह से फैली, जिस महामारी के कारण गंगा माँ की गोद में भी हजारों सब रोज बहाए गए। ये सरकार आज भी कुंभकर्णी नींद में सोई है। हर दिन सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगा रही। ये सरकार हत्यारी सरकार है। इस तरह का दुर्भाग्य देश में पहली बार हुआ जब लोग मर रहे और जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को नज़रअंदाज करके वैक्सीन को बाहर भेजा गया। देखिए, आज हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन को लेकर मांग करने आए थे कि कोरोना महामारी से निपटने का एकमात्र चारा यदि कुछ है तो वो वैक्सीन है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन लगे, क्योंकि ये भारत देश बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है और आज तक मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीनेशन में तमाम तरह के क्राइटेरिया बनाए गए हैं। क्राइटेरिया ख़त्म करते हुए समान रूप से सबको वैक्सीनेशन मिले। अब कोई गलती ना हो, तीसरी लहर के पहले सबकी वैक्सीनेशन हो। इसी उत्तर प्रदेश में आज से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। प्रयागराज में ओपीडी खुलने के बाद मरीजों ने अस्पताल में पर्चा बनवाकर इलाज शुरू कराया। सभी रोगों के डॉक्टर अपने चैम्बरों में मरीजों को देखते रहे। प्रयागराज में प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी खोलने का आदेश डीएम पहले ही दे चुके थे, जिससे गंभीर मरीजों का इलाज हो सके। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल में भले ही ओपीडी बंद थी, लेकिन डायलिसिस और अन्य गंभीर मरीजों का उपचार किया जा रहा था, लेकिन सर्जरी नहीं हो रही थी। अब 1-2 दिनों में सर्जरी भी शुरू हो जाएगी। ओपीडी बिल्कुल हमारे यहाँ जैसे पहले चलती थी उस तरीके से बिल्कुल सारे डॉक्टर्स चैम्बर में बैठे हैं। पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज कराया जाता है, सुबह भी और दोपहर में भी। और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन पे आपने देखा होगा हमारे यहाँ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी बना है। तो अभी तो पेशेंट आज कम आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। और बाकी यहाँ पे इमरजेंसी तो बराबर चली है। इमरजेंसी में कभी नहीं वो बंद हुआ। 2 साल से जब से कोविड फर्स्ट लहर आई थी, सेकंड लहर पूरे में चला है। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने में इटावा की एक मासूम बेटी जुटी है। इटावा के कर्म क्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रमुख डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा की बेटी ने इन दिनों कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। जिमनी न्यूज संवाददाता एक मासूम बच्ची लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। परीक्षा चल रही है और इस समय जब जिंदगी परीक्षा चल रही है तब
कुछ ना कुछ रास्ता होता है परीक्षा को पास करने का, जिससे हम ज़िंदगी में पास हो जाते हैं। तो इस जो ज़िंदगी हमारी परीक्षा ले रही है उसका रास्ता है वैक्सीनेशन। तो प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए और स्वस्थ रहिए और ठीक रहिए। थैंक यू। ये बेटी अभी छोटी है और इसके अंदर संवेदनशीलता बहुत अधिक है। जब वो टीवी पर न्यूज़ देखती है, खबरें देखती है कि भारत में इतने मरीज बढ़ रहे हैं, तो उसको लगता है कि लोग वैक्सीनेशन करा क्यों नहीं रहे हैं। जब एक ही उपचार है वैक्सीनेशन और वो भारत में आ गया है, तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी वो मुझसे बात कर रही थी, पूछ रही थी कि डैडी जब इसके विरोध में लोग क्यों हैं वैक्सीनेशन के, जबकि वैक्सीनेशन ही एक उपाय है। तो बहुत संवेदनशील है, तो उसने ये चाहा कि मैं लोगों को जागरूक करूं कि वैक्सीनेशन कराएं और लोगों की ज़िंदगी बचे और लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। यहाँ घर में बात होती रहती है, खबरें बहुत सारी चलती हैं, तो ऐसे में उसके बाल मन में ये बात आई कि लोग इस छोटी सी बीमारी से इतना बड़ा रूप लेकर मृत्यु तक हो रही है एक छोटे से वायरस से। तो उसके अंदर ये आया कि अदृश्य वायरस के खिलाफ लगने वाली वैक्सीन अगर उसका उपाय है तो मैं लोगों को बोलूं। और कई जगह ये जाती है और जो भी मिलता है उससे पूछती है कि वैक्सीनेशन आपने कराया कि नहीं कराया, अगर नहीं कराया तो फिर प्लीज़ करा लीजिए। तो इसके अंदर संवेदनशीलता बहुत है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, इस रिपोर्ट में एक मासूम बच्ची लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। यह बच्ची अपने कविता के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करते हुए नज़र आ रही है। इस बच्ची का कहना है कि लोग डरे ना और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। रजत सिंह, जेएमडी न्यूज़, इटावा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जेएमडी न्यूज़ के साथ। कफ लॉजेंजेस गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। सुबह से लेकर रात तक आपकी फैमिली एंजॉय ही करती रहती है। लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे आप सोनी के स्पोर्ट्स चैनल नहीं देखते? नहीं मतलब WWE का रॉ, स्मैकडाउन, यूरो 2020, कोपा, इंडिया के सारे क्रिकेट टूर्स, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और ऊपर से ओलंपिक गेम्स भी। अरे भाई साल भर यहाँ पे धमाकेदार स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट चलता है। इससे ज्यादा जबरदस्त एंटरटेनमेंट और कहाँ मिलेगा? एक हैप्पी फैमिली के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ बहुत जरूरी है सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स को देखना। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। अब डन और आपका रिश्ता होगा और भी गहरा। सिर्फ 299 में लीजिए आनंद अपने मनपसंद चैनल्स का, न्यूज और मनोरंजन के साथ IPL और लाइव क्रिकेट, अनलिमिटेड मजा सिर्फ 299 में। आनंद साहब से लाइव गुरबानी, लोकल खबरें, भोजपुरी गाने व फिल्में सिर्फ 299 में। ऑफर का लाभ उठाएं। अपने डेन लोकल केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। देशवासियों से जेएमडी न्यूज की अपील, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से करें परहेज। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का करें प्रयोग।
2 गज की दूरी, कोरोना काल में मास्क जरूरी। भीड़ से बनाए दूरी, नहीं तो संकट भारी। कोविड की गाइडलाइन का करें पालन। खुद बचें, परिवार को बचाएं, जिंदगी जिएं। दीजिए खुद को मस्ती और मनोरंजन के हंसी पल। एक्साइटल फाइबर अब आपको देता है अनलिमिटेड डाटा और 300 MBPS के साथ 4 OTT प्लेटफॉर्म की फ्री एक्सेस, यानी अब 2255 में 3 महीने फुल ऑन मजा। Z5, वूट, एरोज और शेमारू का सिर्फ एक्साइटल फाइबर पर। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। सुबह सुबह की पहली खबर से लेकर देर रात तक हर घंटे हम रखते हैं आपको खबरों से सजग, जो होती हैं सार्थक और जिनकी बुनियाद है सत्य। खबरें आपके आसपास, प्रदेश, देश और दुनिया की। JMD न्यूज बुलेटिन सुबह 7:30 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 6 बजे, 8 बजे व 10 बजे। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। अब डन और आपका रिश्ता होगा और भी गहरा। सिर्फ 299 में लीजिए आनंद अपने मनपसंद चैनल्स का। न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। तीसरी लहर आने की आशंका के मद्देनजर प्रदेश सरकार चौकन्ना है। सभी जनपद में तीसरी लहर को लेकर जीओ जारी कर दिया गया है। बांदा में भी मंडलीय चिकित्सालय समेत मेडिकल कॉलेज में इंतजामात किए जा रहे हैं। जनपद की 4 CHC भी इस लहर से निपटने के लिए लैस हो चुकी हैं। बांदा के CMO नरेंद्र देव शर्मा ने बताया कि मंडलीय चिकित्सालय L2 में बच्चों के लिए कुल 80 बेड आरक्षित किए गए हैं। नारायणी, जसपुरा, बहेरी समेत बेरू CHC को विकसित किया जा रहा है। L2 अस्पताल में पीडियाट्रिक ICU की स्थापना की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य मुकेश यादव ने बताया कि तीसरी वेव में एज ग्रुप छोटा होने के कारण चुनौती बढ़ी है। बच्चे बिना अभिभावक के भर्ती नहीं हो सकेंगे, इसलिए अटेंडेंट के रुकने के लिए मेडिकल कॉलेज में 40 बेड तैयार किए गए हैं। वहीं 50 बेड आइसोलेशन के लिए अतिरिक्त तैयार किए जा रहे हैं। तीसरी लहर की जो संभावना व्यक्त की जा रही है और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस लहर में बच्चे अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी टीकाकरण जो हमारा हो रहा है वो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का हो रहा है। बेड HDU के और 40 ऑक्सीजन युक्त कुल 80 बिस्तर जो है अस्पताल में बच्चों के लिए आरक्षित कर दिए जाए। उसके लिए हमने मंडल स्तरीय चिकित्सालय जो हमारा L2 बना हुआ था उसके प्रथम तल पर 80 बेड बच्चों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। उनको विकसित कर रहे हैं। 40 बिस्तर में ऑक्सीजन युक्त रहेंगे और 40 जो बेड हैं उनमें
लॉजिस्टिक उपलब्ध होने के उपरांत उसमें एलजीयू के रूप में बना लिया जाएगा। को लेके हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास जियो आया, आपके सामने मैं वही पढ़ रहा था, जिसमें हम लोगों को निर्देश दिया गया, चूँकि ये मान के चला जा रहा है कि तीसरी वेव में बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे 18 साल से कम वाले। तो अब हम सारा हॉस्पिटल में वो तैयारी कर रहे हैं कि उस एज ग्रुप के जो बच्चे आएंगे उनको कोई दिक्कत ना हो भर्ती होने में, उनके इलाज होने में, और वो सुरक्षित होके जाएं साथ में। तो आपको भी पता है कि जो भी साथ में रहेगा तो उसको इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों को अभी तक यही इंस्ट्रक्शन है कि पेशेंट के अटेंडेंट को रुकने की भी व्यवस्था की जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे खनिज तेल के दाम में बढ़ोतरी होने लगी, इससे सोने पर आगे दबाव बनता दिख रहा है। देश भर के ज्यादातर सराफा बाजार अभी तक बंद होने से घरेलू बाजार में कामकाज ठप है, लेकिन चांदी के भाव में लगातार बढ़ोतरी चांदी को सोना बना रही है। बांदा सराफा बाजार में आज 1 किलो चांदी का भाव 73,000 रुपये रहा। बांदा सराफा एसोसिएशन के महामंत्री सत्यप्रकाश सर्राफ ने बताया कि लॉकडाउन के चलते बाहर से माल नहीं आ पा रहा, डिमांड घरेलू बाजार में ज्यादा है, इसलिए चांदी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। निवेश के लिए जानकार अभी इसे उचित नहीं मानते। बाजार में चांदी खरीदने आई विजयलक्ष्मी ने बताया कि चांदी में महंगाई की वजह से हल्की खरीद ही कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से ही अब खरीदेंगे। आज चांदी का भाव 73,000 रुपये प्रति किलो है। ये अचानक उछाल लॉकडाउन के चलते कैसे आ गया? क्योंकि लॉकडाउन के चलते बाहर से कोई माल आ नहीं रहा, आवागमन बंद है, और चूँकि आप शादी ब्याह चल रहा है, आपूर्ति ज़्यादा है, ना आने की वजह से बहुत तेज़ी पर। चूँकि चांदी अन्य मदों में भी लगती है, इसलिए चांदी की ज़्यादा डिमांड होती है, उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही। आपूर्ति न होने वाली की वजह से चांदी के भाव इस समय बहुत तेज़ी पर है। निवेश तो देखिए स्वाभाविक है, जो इसको लेना है तो लेगा ही लेगा, और जिसको नहीं लेना तो उस भाव की मुनाफे के लिए नहीं, मुनाफे की प्रतीक्षा भी तो हम नहीं कह सकते कि इस समय इन्वेस्ट का क्षेत्र है ये। सोने चांदी महंगाई क्या है, जिस हिसाब से लेना चाह रहे थे उतना नहीं आ पाया है, तो उसमें हल्के में अब लेना पड़ रहा है। तो आगे अभी और भी निवेश आप इसमें करेंगी कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लेंगे? बस अब जरूरत के हिसाब से ले लेंगे। महोबा जिले में अलखराम की घोड़ी चढ़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी रोटियां सेकने की तैयारी में जुट गई हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में वायरल अलखराम की पोस्टों को देखकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक डेलीगेशन अलखराम से मिलने के लिए माधवगंज भेजा, जहां मुलाकात करने आए डेलीगेशन सदस्य हाथरस के SC/ST प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने अलखराम से मुलाकात की और साथ ही अलखराम को घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने का आश्वासन देकर हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। अलखराम ने कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दिया और प्रियंका गांधी को अपनी शादी में बुलाने का आमंत्रण शादी के कार्ड के रूप में दिया। दरअसल ये साथी अलखराम जी ने जहां हमने मदद का आश्वासन दिया था, तो उन्होंने भी अलखराम जी ने हमें शादी का न्योता भेजा है। व्यक्तिगत उन्हें सहायता के साथ साथ उन्हें हमारा आना पसंद लगा और प्रियंका जी को और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपनी शादी में आमंत्रित किया है और स्वागत के लिए अभिनंदन अलखराम जी करते हैं और शुरू से अंत तक सफल बनाई जाए, तो उसके लिए प्रियंका गांधी जी तक बात पहुंचाई जाएगी। हम तुरंत बात पहुंचाते हैं। हमारे समर्थन में है और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भैया को अपनी शादी में बुलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी बुलाना चाहता हूं, माननीय प्रियंका गांधी जी को भी अपनी शादी में बुलाना चाहता हूं, जो हमारी शादी में घोड़ी निकासी में हमारी मदद कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी जी ने हमारा साथ दिया है। कानपुर में संयुक्त वाहन चालक कर्मचारी संघ के तत्वाधान से जलकल विभाग में कार्यरत भगवत सिंह, जो कि मुख्यालय में तैनात थे, आज उनका विदाई समारोह संपन्न कराया गया, जिसमें संयुक्त वाहन चालक की तरफ से सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने उनका फूल मालाओं से सम्मान किया, साथ ही स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मिलित कर उनका विदाई समारोह किया। आज ये भागवत सिंह जी के विदाई का कार्यक्रम था, जिसको विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आयोजित किया गया है।
और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। कैसा स्वभाव था, क्या था इनका पूरा कार्यकाल में? मेरा यहाँ मुख्यालय में कार्यकाल जो है अभी विगत 3 माह से ही स्टार्ट हुआ है और मेरे संग इनके द्वारा 3 महीने से ही कार्य किया। जैसा कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि कार्य के मामले में बहुत ही अच्छे और निष्ठापूर्वक कार्य करते थे। ये राजमिस्त्री के रूप में मेनहोल चेंबर की ढलाई का कार्य करते थे। सर, आज हम लोगों ने ये भागवत जी आज रिटायर हुए हैं और इनको आज हम लोगों ने स्वागत और सम्मान करके जो है इनको विदाई दिया है। सर, ये इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया काम करते थे और मतलब बहुत निष्ठा ईमानदारी से जो है लगे रहते थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और विभाग के द्वारा और सबके हित में भी जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रतापगढ़ में कथित शराब माफिया गुड्डू सिंह ने अदालत में सरेंडर कर दिया। लगभग 1.5 माह पहले एडीजी जोन प्रयागराज की अगुवाई में हथगवां के नवस्ता में बरामद शराब की फैक्ट्री से 10 करोड़ की शराब और केमिकल उपकरण बरामद किए गए थे। मामले में एडीजी ने बताया था कि बलीपुर के प्रधान गुड्डू सिंह की गौशाला में मुकदमा दर्ज कर पुलिस खोज में लगी रही, लेकिन पुलिस के हाथ गुड्डू नहीं आया। इटावा जिले की इकदिल पुलिस ने साल 2012 से फरार चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी हेमंत वर्मा को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसपी सिटी प्रशांत कुमार ने पत्रकारों से वार्ता में ये जानकारी दी। आपको बता दें कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले शराब तस्कर हेमंत इटावा के इकदिल इलाके में 30 लाख की शराब बरामदगी मामले में फरार चल रहा था, जबकि उसका 4 साथी तस्कर पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के इकदिल इलाके में अपने विरोधियों को फंसाने के इरादे से गोली कांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घायल मुख्य आरोपी पुलिस की जद से फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस सक्रिय बनी है। एसपी सिटी प्रशांत कुमार प्रसाद ने यह जानकारी दी। विकास और ऋषु, इस घटना के होने के बाद थाना इकदिल के द्वारा जो स्थानीय वहाँ पे रोड्स थे वहाँ पर छानबीन की गई और हमें एक सीसीटीवी की फुटेज प्राप्त हुई, जिस फुटेज में यह देखने से पता चला कि जो युवक जिसे गोली लगी थी उसका 3 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जब इन युवकों की पहचान की गई और उन युवक तो ये पता चला कि ये युवक तो वो हैं जो इनका पीछा कर रहे थे। आज उन युवकों को जब अरेस्ट किया गया तो उनके द्वारा यह बताया गया कि जो लड़का जिसके पैर में वहाँ पर गोली लगी थी उसके द्वारा और ये 4 अभियुक्तों के द्वारा एक साजिश के अंतर्गत इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके आधार पर जो इसके विपक्षी हैं अजय, शिवम और कपिल, उनको यह फंसाना चाहता था, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही इनके मध्य एक मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था। तो इस प्रकार से आज इस घटना का जो है वो पटाक्षेप हुआ है और इस एफआईआर में जो अजय, शिवम और कपिल जो नामजद थे उनकी इस घटना। मामला फतेहपुर के मलवा थाना अंतर्गत शिवपुर मजरे आदमपुर गांव का है, जहां पर 1 मई की शाम को गांव के रहने वाले ई रिक्शा चालक सुनील बाबू का इकलौता 13 वर्षीय किशोर शिवकांत लघुशंका करने घर के बाहर आया था, पर वापस घर नहीं पहुंचा। घर वापस न लौटने पर परिजन बराबर खोजबीन करते रहे। जब किशोर नहीं मिला तो परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए तलाश जारी रखी, पर मंगलवार परिजनों के फोन पर 20 लाख रुपए फिरौती की रकम देने के लिए फोन आया। फोन आने के तत्पश्चात परिजनों ने इस मामले को सीओ सिटी संजय सिंह को बताया। पुलिस प्रशासन ने तुरंत 4 टीमें गठित कर अपहरणकर्ता के फोन को सर्विलांस में लगवा दिया है। इसी बीच जिस फोन से फिरौती के लिए कॉल आई थी वो किशोर की मां का था। मां के फोन को किशोर अपने साथ ले गया था। आपको बताते चले कि कुछ ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र के ही एक परशुराम का बाग में बने कुएं के अंदर शव को देखकर पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। कुएं के अंदर पड़े शव की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। पुलिस प्रशासन, फॉरेंसिक टीम और दमकल विभाग की गाड़ी के साथ मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची।
कुएं के अंदर गैस की संभावना होते हुए फायर ब्रिगेड ने पानी भरवाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए शव को कुएं से बाहर निकाला। शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र में शिवपुर गांव है। ये आदमपुर घाट गंगा नदी के किनारे है गांव स्थित है। यहाँ के निवासी हैं लाला पाल। उन्होंने सूचना 2 तारीख को दिया था थाने पर कि उनके 13 वर्षीय पुत्र की कहीं रात से गायब है और मिल नहीं रहा है। तो उनकी सूचना पर तत्काल जो है समिति धारों में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। आज उनकी डेड बॉडी उनके घर के सामने कुएं से बरामद हुई है और उनकी हत्या करके जो है कुएं में डाल दी गई है और पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भरवा करके डेड बॉडी रवाना करवा दिया गया है। कानपुर में आए दिन कोई न कोई घटना सामने आती है, लेकिन कानपुर पुलिस कोई सबक नहीं ले रही। लोग अपनी जान दांव पे लगाकर पुल की रेलिंग को फांदकर सेल्फी लेते देखे जाते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर सेल्फी वीडियो बनाते हैं। ऐसी ही घटना आज कैमरे में कैद हुई, जिसमें 2 लोग अलग अलग जगह पर पुल की रेलिंग को फांदकर पुल के पिलर पर सेल्फी वीडियो बनाते कैमरे में कैद हुए। जहां पहली घटना 26 और 27 नंबर गेट की है, जहां एक युवक पुल के पिलर पे उतरकर मौत की सेल्फी लेते दिखा। मौत के खौफ को पीछे छोड़ते हुए खतरनाक जगह पर सेल्फी ले रहे थे। तो दूसरी घटना तेज धारा वाले गेट 4 और 5 की, जहां एक सेल्फी प्रेमी सेल्फी लेता दिखा। जैसे ही मौत के स्टैंड करते हुए स्टंटबाज को मीडिया को देखा तो अपने मुंह छुपाने और पुल के नीचे हिस्से में भागकर छुप गया। ऐसी घटना से कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठता है कि आखिर कानपुर पुलिस कैसे ऐसे सरफिरों से निपटेगी। ऐसे स्टंटबाज पुलिस की गिरफ्त में कब आएंगे? मैनपुरी में कार पलटने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। बेवर थाना क्षेत्र के कुसमरा रोड पर यह घटना उस वक्त हुई जब चौथी की विदा कराकर परिवार कार से लौट रहा था। इसी दौरान गाड़ी का टायर अचानक फट गया, जिसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदी में जा गिरी। गाड़ी में 9 लोग सवार थे। इस हादसे में 1 युवक और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 1 महिला और 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। एक आरटीआर गाड़ी जिस पर के इटावा रोड पर एक परिवार के 9 लोग सवार थे और उसका टायर फट गया। इस पर फिर गाड़ी डिसबैलेंस होकर के खाई में चली गई, जिसमें 3 लोग तो मौके पर ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और 2 लोग और इंजर्ड हुए हैं, जिनको भी पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पहुंच करके सीओ लोकल एसएचओ आसपास के थानों की पुलिस भेजी गई थी और हमारी पीआरपी वैन भी गई थी और जो इंजर्ड हैं उनको तत्काल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया और शेष मृतक उनका जो एक हमारा लीगल एक्शन है पोस्टमार्टम वगैरह को कार्रवाई की जाए। सरसों के तेल को लेकर शासन के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। इसी के चलते शहर के कई इलाकों से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सरसों के तेल के सैंपल लिए। उन्होंने बताया कि 8 जून से सरसों के तेल की शुद्धता को लेकर जिला प्रशासन और सख्ती करेगा। किसी भी तरह का कोई भी मिलावट सरसों के तेल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मस्टर्ड ऑयल के नाम से ही सरसों के तेल को बेचना होगा, जो कि पूरी तरह से शुद्ध होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बात का संज्ञान लेते हुए हिंदुस्तान की नियामक संस्था भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने सरसों के तेल पर एक विशेष अभियान आरंभ करने के लिए निर्देशित किया है, जो हमारा अभियान चल रहा है और अभी निरंतर चलता भी रहेगा, क्योंकि सरसों का तेल गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति द्वारा इसका उपभोग किया जाता है और इसकी पहुंच काफ़ी ज़्यादा है और जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होने का हमेशा अंदेशा बना रहता है। इसी से संज्ञानित होकर के विशेष अभियान हमारा चलाया जा रहा है। कल हमारे विभाग द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें 15 सरसों के तेल के नमूने संकलित किए गए और जिन्हें जांच के लिए भेज दिए गए।
फर्रुखाबाद जिले में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। करीब एक हफ्ते में गेहूं खरीद के मामले में गड़बड़ी मिलने पर डीएम मानवेंद्र सिंह ने विपणन निरीक्षक प्रदीप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। वहीं अब गेहूं खरीद में गड़बड़ी मिलने पर गेहूं क्रय केंद्र कुबेरपुर कुतलूपुर के सचिव संदीप कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने एक हफ्ते के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं ब्लॉक शमशाबाद के ग्राम मंझना में कृषक सेवा केंद्र पर गेहूं खरीद केंद्र बनाया गया है। शिकायत है कि गेहूं केंद्र पर ना ही वहां पर सचिव मिलता है और ना ही कोई अधिकारी, जिससे किसानों को अपने गेहूं बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वहां बिचौलिए पूर्ण तरीके से हावी है। डीएम के लाख प्रयासों के बावजूद भी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। किसान 5-6 दिनों से अपनी गाड़ियों में खुला गेहूं लिए खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। मौसम खराब होने की वजह से किसानों का गेहूं खराब होने की आशंका बनी हुई है। वहीं किसानों से जब बात की गई तो किसान ने बताया कि केंद्र पर बिचौलिए पूरी तरह से हावी हैं। गेहूं केंद्र के सचिव कभी भी केंद्र पर नहीं मिलते, नहीं बैठते हैं, जबकि सुबह 8 बजे से केंद्र पर तौल शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ 12 बजे से पहले तौल नहीं होती। वहीं केंद्र के सचिव बिचौलियों के यहाँ पड़े रहते हैं। जब उनको अव्यवस्थाओं के लिए फ़ोन किए जाते हैं तो किसानों का फ़ोन भी नहीं उठाते। आज 4-5 दिन से यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। कल एक गाड़ी मतलब आई डायरेक्ट वो अंदर गोदाम में चली गई, बारदाना था जो बिना नंबर के, बाकी जिनकी गाड़ियाँ नंबर से लगी हैं वो बस इंतजार कर रहे हैं। कभी बारदाना नहीं तो सचिव साहब तो बिल्कुल आते हैं, रिसीविंग की दी नहीं, जिनका 15 दिन से गेहूँ तुल चुका उनका पैसा नहीं मिला। और ये 8 दिन से मेरा गेहूँ नहीं तुल रहा है और वो बनवाए है अपना प्रमाण पत्र उसका का तहसील से, और यहाँ आता है सचिव पता नहीं कहाँ लेटा रहता है, लेबर तौल करती है शाम तक, और सचिव से आज 10 बार 20 बार फ़ोन लगाया, सचिव नहीं उठाता, फ़ोन नहीं उठाता। 4 दिन से किसान पड़े हैं, उनको नंबर नहीं। अगर इनकी किसी विशेष व्यक्ति की गाड़ी आती है, केंद्र प्रभारी हैं, वो अंदर होकर उनकी प्राइवेट स्तर पर तौल लेते हैं बिना नंबर लगाए, और किसान यहाँ परेशान है। और मतलब केंद्र पे तो वो मिलते ही नहीं है। 4 दिन से परेशान कर एसडीएम साहब आए वो खुद नहीं मिले। उनकी गैर अनुपस्थिति में यहाँ तौल होती है। कल एसडीएम साहब मौके पर आए, उनको खुद नहीं मौके पर। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इन दिनों बैडमिंटन कोर्ट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। झांसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यहां पर साउंड प्रूफ, चेंजिंग रूम, एयर प्योरीफायर व्यवस्था को अमल में लाया गया है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुरेश बोनकर ने बताया कि यहां पिछले कुछ महीनों से बैडमिंटन कोर्ट पर काम चल रहा है, जिससे खिलाड़ी यहां पर नहीं आ पा रहे। तकरीबन 4,000 रुपये सालाना की दर से 18 साल से ऊपर के खिलाड़ियों को यहां अवसर मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैडमिंटन कोर्ट होते हैं उनमें और झांसी के स्टेडियम में कुछ फ़र्क था। वक्त के हिसाब से झांसी के स्टेडियम को मॉडिफाई किया गया है। अपडेट और अपग्रेड बैडमिंटन कोर्ट सभी सुविधाओं से लैस है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इस वक्त हम खड़े हुए, जो रेनोवेशन जो चल रहा है उसका काम लगभग कंप्लीट हो गया है। ये है पूरा वो तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट का एरिया, जिसमें 2 कोर्ट बने हुए हैं और एक बार में इसमें 8 खिलाड़ी खेल सकते हैं। ये आप इसकी भव्यता इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी ऊंचाई व्यवस्थित की गई है, साउंड प्रूफ किया गया है। इसके पहले सन 1991 में तकरीबन 30 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इसका लोकार्पण किया था, और जिसके बाद यहाँ पर पूरा लकड़ी का पूरा फर्श था, वुडन पूरा वर्क था नीचे, और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 30 साल तक खिलाड़ी खेले। लेकिन अब इसको झांसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको दोबारा से व्यवस्थित किया गया है, और पूरी इसके अंदर कई सारी ऐसी बातें हैं जो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों तक में, जो अभी कोर्ट देखे जाते हैं, अलग अलग जो स्थान होते हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेलते हैं, वहाँ पर इसी तरह का पूरा प्रांगण होता है। यहाँ पर जो खिलाड़ी खेलेंगे, जो यहाँ सीखेंगे, अब तक ये होता था कि वो पहले लकड़ी के पाए पे खेलते थे, और उसके बाद जब ऐसे उनको मंच मिलते थे तो उनको थोड़ा अनकंफर्ट होता था। लेकिन अब उनको वही सुविधा झांसी के स्टेडियम में भी मिलेगी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े स्टेडियम में होती है। इसमें अभी तक तकरीबन 4,000 रुपये सालाना, तकरीबन 3800 रुपये करीब इसका था शुल्क, लेकिन उस शुल्क के माध्यम से साल भर तक यहाँ पे आप खेल सकते हैं। हम बात करेंगे क्रीड़ा अधिकारी सुरेश बोनकर साहब से। इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। सुरेश बोनकर ने यहाँ का इसको पूरा लगातार मॉनिटर किया है।
हम चूँकि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं और क्षेत्र क्रीड़ा अधिकारी के नाते कई सारे लोगों को उन्होंने कई सारे बच्चों को उन्होंने तराशने का प्रयास भी किया है। सुरेश साहब, कितना इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है खिलाड़ियों को? देखिए, पहले क्या होता था कि पहले हम लोग वुडन कोर्ट पे खेलते थे और चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो बैडमिंटन है वो सिंथेटिक और प्लस यही सुविधाओं से खेला जाता है, अत्याधुनिक। तो हम लोग ने इसको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया है और इसमें हमारे प्रशासन का मतलब अतुलनीय योगदान रहा, जिसके बदौलत ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। और संभवतः प्रदेश में इस तरीके के दूसरे बैडमिंटन हॉल वुडन सिंथेटिक के हैं, लेकिन इतनी बढ़िया साज सज्जा में तैयार नहीं हुए हैं। और इस कोर्ट अभ्यास करने से जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगा तो उसको वहाँ पे किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होगा कि हम वुडन पे खेलते थे, हम यहाँ सिंथेटिक खेल रहे हैं। तो वो इसी चीज़ का ही हैबिचुअल रहेगा, जिससे कि उसको वहाँ पे अपने खेल को प्रदर्शन करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। सूरज जी, लगभग कितने दिन तक यहाँ पर बच्चे नहीं खेल पाए? कितने दिन तक काम बंद रहा है? किस मंथ में काम शुरू हुआ था, कैसे हुआ? ये नवंबर से इसका काम चालू हुआ था। चूँकि बीच में आप देख रहे हैं लॉकडाउन भी चलता रहा, काम भी होता रहा, तो अभी भी बहुत मतलब 5 या 7-10% इसका काम अवशेष रह गया है, लेकिन खेलने की तैयार हो गया है। लगभग कितने इसमें आप कितने बैचेस लगाने वाले हैं और कैसी व्यवस्था रहेगी? चूँकि ये बन के तैयार हो गया, झांसी में काफ़ी अच्छी चीज़ निकल के आई है, कितने लोग इसमें खेल सकेंगे आगे? देखिए, जब विधिवत ये हमारा खेल गतिविधियाँ प्रारंभ होंगी तो इसमें हम सुबह 5:30 से चालू करेंगे और 10:30 तक चलाएंगे, मतलब 5 घंटे सुबह। ऐसे ही हम शाम को 4 बजे से इसको 8 बजे तक चलाएंगे। अच्छा सुरेश जी, आप कई जगह पे आप रहे हैं और आपके बारे में ये कहा जाता है जहाँ पर भी आप रहे वहाँ पे चमका के ही आप दूसरी जगह पहुँचे हैं। यहाँ की जो पहले यहाँ पे कौन कौन सी दिक्कतें पहले होती थी इस कोर्ट पे? देखिए, इस कोर्ट में लाइटिंग थी, लाइटिंग का भी काफ़ी लाइटिंग भी बिल्कुल बहुत अच्छी लग गई है और मेन वही वुडन था। तो वुडन अब चूँकि हमारा जो खेल की भी टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस हो गई, तो सिंथेटिक कोर्ट जो है प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खेल विभाग द्वारा स्थापित किया गया है वहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से। तो यहाँ भी ये चीज़ हो जाने से अब खिलाड़ियों को जो पूर्व की सुविधा थी उससे बेहतर सुविधा मिलेगी। इसमें 2 चीज़ें और इम्प्रूव की गई हैं। ये चेंजिंग रूम के इस दोनों तरफ बनाया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को यदि अपने परिधान बदलने हैं तो जब फीमेल्स लड़कियां जब यहाँ आती थी तो दिक्कत होती थी, सामने बगल के रूम में उनको जाना पड़ता था। लेकिन अब ये व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है, एग्जॉस्ट फैन यहाँ से पूरे इसके एयर फ्रेशनर के लिए। मतलब कुल मिला के ये स्थान देख के, इसके पहले आपने इसको देखा भी होगा, लेकिन अब इसकी रोशनी, इसकी लाइटिंग, इसके साउंड प्रूफ व्यवस्था, इसका फर्श देख के आपको एहसास नहीं होगा कि आप झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के उसी बैडमिंटन कोर्ट में है जहां पर 1991 आज से तकरीबन 30 साल पहले इसको शुरू किया गया था। कुलदीप अवस्थी, JMD न्यूज़, झांसी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे खनिज तेल के दाम में बढ़ोतरी होने लगी है। इससे सोने पे आगे दबाव बनता दिख रहा है। देश भर के ज्यादा सराफा बाजार अभी तक बंद होने से घरेलू बाजार में कामकाज ठप है। लेकिन आपको बता दें कि चांदी के भाव में लगातार बढ़ोतरी चांदी को सोना बना रही है। बांदा सर्राफा बाजार में आज के 1 किलो चांदी का भाव 73,000 रुपये रहा। बांदा सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री सत्य प्रकाश सर्राफ ने बताया कि लॉकडाउन के चलते बाहर से माल नहीं आ पा रहा है। डिमांड घरेलू बाजार में ज्यादा है, इसलिए चांदी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। निवेश के लिए जानकार अभी इसे उचित नहीं मानते। बाजार में चांदी खरीदने आई विजय लक्ष्मी ने बताया कि चांदी में महंगाई की वजह से हल्की खरीद ही कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से ही अब खरीदेंगे। आज चांदी का भाव 73,000 रुपये प्रति किलो है। ये अचानक उछाल लॉकडाउन के चलते कैसे आ गया? क्योंकि लॉकडाउन के चलते बाहर से कोई माल आ नहीं रहा, आवागमन बंद है और चूँकि आप शादी ब्याह चल रहा है, आपूर्ति ज़्यादा है, ना आने की वजह से बहुत तेज़ी पर। क्योंकि चांदी अन्य मदों में भी लगती है, इसलिए चांदी की ज़्यादा डिमांड होती है, उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही। आपूर्ति न होने वाली की वजह से चांदी के भाव इस समय बहुत तेज़ी पर है। निवेश तो देखिए
स्वाभाविक है, जो इसको लेना है तो लेगा ही लेगा, और जिसको नहीं लेना तो वो भाव की मुनाफे के लिए नहीं, मुनाफे की प्रतीक्षा में तो हम नहीं कह सकते कि इस समय इन्वेस्ट का क्षेत्र है ये। सोनी चांदी महंगाई क्या है, जिस हिसाब से लेना चाह रहे थे उतना नहीं आ पाया है, तो उसमें हल्के में अब लेना पड़ रहा है। तो आगे अभी और भी निवेश आप इसमें करेंगी कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लेंगे? बस अब जरूरत के हिसाब से ले लेंगे। शुक्लागंज से कानपुर को जोड़ने वाला पुराना गंगा पुल पिछले 2 माह से मरम्मतीकरण के चलते बंद है। वहीं सेतु निगम द्वारा नवीन गंगा पुल को भी बंद करने के लिए उन्नाव कानपुर डीएम से अनुमति मांगी गई है, जिस पर सर्वे संतु निरामया टीम द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर नवीन पुल को बंद करने का विरोध दर्ज किया गया। आपको बता दें कि पुराने गंगा पुल के बंद होने के बाद से रोजमर्रा की जरूरतों व आजीविका के लिए अब सिर्फ नवीन गंगा पुल ही कानपुर आवागमन का साधन है। सेतु निगम द्वारा कानपुर शोर पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिसे 4 महीने में पूरा करना है, जिसके लिए सेतु निगम के अधिकारियों ने कानपुर और उन्नाव डीएम को पत्र लिखकर नवीन गंगा पुल को बंद करने की अनुमति मांगी है। नवीन गंगा पुल बंद होने पर लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट की बात को लेकर सर्वे संतु निरामया टीम द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर नवीन गंगा पुल बंद करने का विरोध दर्ज कराया गया। टीम के संस्थापक शिवेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि जल्द ही उनकी टीम कानपुर व उन्नाव डीएम को नवीन पुल ना बंद करने का ज्ञापन देगी। इस मौके पर देवी प्रसाद मौर्य, दीपांकर गौतम, विकास त्रिवेदी और अनुराग शर्मा मौजूद रहे। विगत 5 अप्रैल को पुराना यातायात पुल मरम्मतीकरण के चलते बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से लगभग 2 माह बीत चुके हैं, अभी भी पुराना यातायात पुल नहीं चालू हुआ है। इधर सेतु निगम द्वारा कानपुर छोर पर जो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, उसके चलते नवीन गंगा पुल को भी बंद करने के लिए उन्नाव डीएम व कानपुर डीएम को एक पत्र भेजा गया है, क्योंकि सेतु निगम को 4 माह में जो ओवरब्रिज है उसको कंप्लीट करना है। इसी के लिए शुक्लागंज की जनता, शुक्लागंज के लिए नवीन गंगा पुल लाइफलाइन के रूप में काम करता है। यहाँ से लाखों लोग प्रतिदिन कानपुर जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। ऐसी स्थिति में अगर नवीन गंगा पुल को भी बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ के लाखों लोग कैसे जाएंगे, उनकी क्या समस्याएं होंगी। इसी को लेकर सर्वे संतु निरामया टीम ने एक हस्ताक्षर अभियान भी रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं और इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि फ़िलहाल उन्हें कोई वैकल्पिक मार्ग दिया जाए, जिससे वो लोग कानपुर आ सकें और जा सकें और उनकी रोजी रोटी को लेकर समस्या ना हो। अभी पुराना यातायात पुल बंद ही है, जिसको लेकर ही घंटों लोग सुबह से लेकर शाम तक जाम में जूझते हैं। और अगर नवीन गंगा पुल भी बंद कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। हमारे साथ सर्वे संतु निरामया टीम के सदस्य हैं, हम एक बार उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये अभियान जो चलाया जा रहा है उसका क्या मकसद है। अपना नाम बताइए। शिवेंद्र जी बताइए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर हस्ताक्षर अभियान है। जैसे अभी एक दिन पहले अखबारों में भी खबर पड़ी और डीएम ने भी आदेश जारी किया कि जो नवीन गंगा पुल है उसको भी 4 माह के लिए बंद कर लिया जाएगा। ऑलरेडी पुराना गंगा पुल बंद किया जा चुका है। लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल जो है वो कानपुर से जुड़ता है। कानपुर का कपड़ा बाजार हो, जनरल मार्केट हो, बहुत सारी मार्केट ऐसी हैं जो शुक्लागंज के लोगों की बदौलत चलती हैं। एक अल्टरनेटिव तौर पर जब कुछ लोगों को नहीं मिलेगा 4 माह के लिए, जब बंद कर दिया जाएगा तो रोजी रोटी पर सवाल उठता है। जब सवाल उठता है तो उसका जवाब देने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। उन्नाव के डीएम ने कल हम लोगों से कहा कि पुल नहीं बंद किया जाएगा, लेकिन कानपुर की ओर से अभी भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है कि नहीं बंद होगा या ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है और इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम बताना चाहते हैं लोगों को कि ये गंगा पुल ना बंद हो, क्योंकि रोजी रोटी का भी सवाल है और 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र आज के समय में कोई नहीं तय करना चाहता है। ये अपना नाम बताइए। अभिषेक शुक्ला। आप बताइए। देखिए, जैसे अब पुल अगर बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ की जनता जो वहाँ काम करने जाती है उसका एक रोजी रोटी का जो वो है बंद हो जाएगा मार्ग। अगर एक वैकल्पिक मार्ग दे दिया जाएगा तो उससे बहुत एक अच्छा साधन हो जाएगा। और अगर घूम के आदमी जाएगा, जैसे पता चला जाजमऊ से जा रहा है, गंगा बैराज से जा रहा है और कोई मरीज अगर फंस गया तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर ज़्यादा नहीं तो एक 2 पहिया वाहन के लिए ही खोल दिया जाए तो भी ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसा कि बातचीत में मालूम पड़ा कि सर्वे संतु निरामया टीम ने आला अधिकारियों से भी बात की है और एक अपने लोगों का विरोध जो नवीन पुल बंद करने की बात चल रही है, ये एक हस्ताक्षर अभियान के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है कि फ़िलहाल पुल को अभी बंद ना किया जाए और अगर बंद भी किया जाता है तो कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था
चूँकि लोगों की ये लाइफलाइन है, लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों से, लोगों की आजीविका से पुल जुड़ा हुआ है। ऐसे में आला अधिकारियों को जरूर इस ओर को ध्यान देना चाहिए। दुजेंद्र मिश्रा, JMD न्यूज़, शुक्लागंज। कानपुर देहात के अकबरपुर औद्योगिक इलाके रायपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में धागा बनाने वाली JPL फैक्ट्री में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जब तक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने पहुंचती, आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने किसी तरह फैक्ट्री से निकलकर अपनी जान बचाई। फिलहाल दमकल की लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की माने तो पूर्व में भी JPL फैक्ट्री में आग लग चुकी है। फायर सर्किट की वजह से पैनल पे, वहाँ पे जो पैनल था वहाँ पे वायर सर्किट हो चुका था और फिर उससे ऑयल भी निकला, तो इस वजह से आग पहले लगी, थोड़ी ही लगी। अगर लेबर चाहती तो बुझा लेती, पर लेबर अपने डर की वजह से वो बाहर निकल आई। जब वो बाहर निकली तो धीरे धीरे वहाँ पे बेलें जो रखी थी उसमें आग पकड़ लिया। तो ये इसमें आग कैसे लगी, कैसे हुई? ये हमें पता नहीं। जब हम सुबह यहाँ पे 9 बजे ड्यूटी, 9 से 6 हमारी ड्यूटी, 9 से 5 जब ड्यूटी पर आए यहाँ पर तो यहाँ पे आग जली मिली हमें। ये लगभग 3:30 बजे इसकी सूचना फायर स्टेशन माती को मिली थी। मैं वहाँ एज ए अग्निशमन अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। जैसे ही सूचना मिली, वहाँ जितने संसाधन थे, जिसमें 2 वाटर टेंडर, एक पोर्टेबल पंप, तत्काल वहाँ से रवाना की। मैं भी रवाना हुआ, CFO साहब भी रवाना हुए। इसके अलावा इसकी भीषणता को देखते हुए सिकंदरा, रसूलाबाद और शिवली जो जनपद कानपुर देहाती गाड़ियाँ थी उनको कॉल किया गया और वो यथा समय आई, तथा साथ ही साथ मदद के लिए कानपुर नगर से भी 2 फायर टेंडर प्राप्त हुए। एक के बाद एक लगातार ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को लेकर ड्रग कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कई कंपनियों को इंजेक्शन बनाने के लिए कहा गया था। मेडिकल कॉलेज उप प्राचार्य डॉक्टर ऋचा गिरी ने बताया कि अभी तक एक कंपनी ही ब्लैक फंगस इंजेक्शन को बना रही थी, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए लगभग 7 से 8 कंपनियां अब इसको बनाएंगी। उम्मीद की जा सकती है कि इस महीने के आखिरी तक इंजेक्शन की कोई कमी नहीं रहेगी, साथ ही इसकी कीमतों में भी गिरावट आएगी। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस इज इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एंटी फंगल एक्टिविटी है उसकी। वो सिर्फ एक कंपनी भारत सीरम ही बनाता था, तो वो सभी जो इंजेक्शन थे उसके वो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर लिए थे और डिफरेंट स्टेट्स में ऑल इंडिया लेवल पे प्रोक्योर किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वो डिफरेंट स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पेशेंट्स वो वहाँ पे दिए गए थे। बट हम लोग के पास पेशेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, तो इसलिए DCGI ने जो ड्रग कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने कई कंपनीज़ ने उनको अप्रोच किया कि हम नहीं होता था तो सभी कंपनीज़ नहीं बनाती थी और ये एक्सपेंसिव इंजेक्शन है, तो सभी कंपनीज, क्योंकि अगर मान लीजिए यूज़ नहीं हुआ तो वो एक्सपायर हो जाएगा। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र के मडौली कला में मौसी की शादी में शामिल होने ननिहाल गए सगे भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद शादी वाले घर में कोहराम मच गया। थाना क्षेत्र के मडौली कला में भूली निषाद की बेटी रीना की बारात पैलानी थाना क्षेत्र के ही पडोहरा गांव से शुक्रवार को आनी थी। रीना की बड़ी बहन संगीता शादी में शामिल होने के लिए अपनी बेटी और बेटे के साथ आई हुई थी। शुक्रवार की दोपहर को सभी लोग काम में लग गए, तभी संगीता का बेटा मातादीन उम्र 10 साल और बेटी रचना उम्र 15 साल गांव के बाहर बह रही यमुना नदी में नहाने के लिए चले गए, जहां पर नहाने के दौरान ही दोनों भाई बहन डूबने लगे। पास के ग्रामीणों ने देखा तो कुछ लोग नदी में कूद गए तो कुछ ने दौड़कर उनके परिजनों को, रिश्तेदारों को जानकारी दी। और इस वक्त के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार।